भारत जानना चाह रहा है दोस्तों स्किल इकोसिस्टम के सबसे बड़े प्रोजेक्ट DDU GKY 2.0 के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसके बारे में दोस्तों जानने के लिए लोग अनगिनत ग्रुप बना रहे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर आपस में बातचीत कर रहे हैं और कंसल्टेंट्स को खोजा जा रहा है जो सही और सटीक जानकारी दे इसकी। लेकिन इन सभी प्रयासों के बाद भी सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों जो स्किल इकोमार्ट परिवार के सदस्य हैं, जो लोग आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आप सभी के लिए इन 30 मिनट में, जो आगामी 30 मिनट होगी, उनके अंदर हम अगले 5 वर्षों का सफर तय करने वाले हैं। अगले 5 वर्षों के लिए DDU GKY 2.0 के अंदर आपको किस प्रकार से अपनी भूमिका निभानी होगी ये आप जान पाएंगे। इसके 3 पार्ट होंगे दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था। पहले पार्ट में आप जानेंगे कि DDU GKY 2.0 की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। दूसरे पार्ट में आप जानेंगे कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। और तीसरे पार्ट में आप जानेंगे कि जब आपको कार्य मिल जाएगा तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कैसे उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है। आज इस पहले पार्ट के अंदर हम जानेंगे दोस्तों कि PRN क्या है, DDU GKY 2.0 की गाइडलाइंस क्या कहती है, PRN को अप्लाई करते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर लोग कर रहे हैं, परंतु जब आप PRN को अप्लाई करेंगे तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा आप जानेंगे प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी क्या है और इनिशियल स्क्रीनिंग क्या है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। ध्यान रखिएगा, ये 30 मिनट आपके अगले 5 वर्षों के सफर के अंदर सहयोगी होने वाले हैं। दोस्तों स्किल इकोमार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको दीपक जी ने बताया कि अगर आपको इस स्कीम को जानना है, भारत के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को अगर जानना है तो कुछ समय आपको हमें देना होगा। आज अगर आप इस वीडियो को, इस स्कीम को अगले 5 साल के लिए समझना चाह रहे हैं, अगले 5 साल के लिए दोस्तों अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन से। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की नई गाइडलाइन 5 मई 2025 को फाइनल की गई है। अभी तक मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइडलाइन आपको दिखाई दे रही थी, तो उनको आप इग्नोर करेंगे और इस गाइडलाइन को आप फाइनल मानकर अपने प्रपोजल को फाइल करेंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी चेक करके उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों कहाँ मिल सकती है आपको ये गाइडलाइन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रहा है, kaushal.rural.gov.in की वेबसाइट पर आप जाइए। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको देखिए हमने गोल गोल टैब की हुई है। पॉलिसी एंड गाइडलाइन में जाकर DDU GKY पर आप क्लिक करेंगे तो एक कंप्लीट गाइडलाइन आपको मिल जाएगी PDF के रूप में। ये आपकी ऑफिशियल गाइडलाइन होगी। अब बात आती है कि ये गाइडलाइन कब लागू होगी, इसके बारे में भी बताया गया है। आपको पता है कि इससे पहले 2013 में जो है वो नई गाइडलाइन आई थी, तो वो जो 13 वाली गाइडलाइन है वो 1/4/2016 से लेकर जो है लास्ट 15/1/2022 तक जो प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं वहाँ तक पुरानी गाइडलाइन एप्लीकेबल रहेगी, चाहे उन नई गाइडलाइंस के प्रोजेक्ट खत्म हुए हो या नहीं हुए हो, उन पे पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। परंतु जो प्रोजेक्ट अब 1 अप्रैल 2025 के बाद सैंक्शन होंगे उन पर DDU GKY 2.0 वर्जन की फेज 2 की गाइडलाइन लागू होंगी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग जानना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात और मैं साथ में बताऊंगा कि सबसे पहला पॉइंट PRN है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप अपना एक लॉगिन बना पाएंगे। जैसे स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर लॉगिन होगा, ये लॉगिन होगा आपका, जिस पर आप जितने चाहो, जिस स्टेट में चाहो प्रपोजल अप्लाई कर पाओगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूनिक PRN नंबर होगा, उस PRN नंबर से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन की स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आपको लॉगिन होगा। अब आ जाइए स्टेप्स क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों,
पीआरएन को लोग अप्लाई किए जा रहे हैं बिना नॉलेज के, बिना एसओपी को पढ़े। आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका पीआरएन भी अप्रूव हो जाएगा, परंतु पीआरएन अप्रूव होने के बाद भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके डायरेक्टर के सीवी अपलोड किए जा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीनशॉट हमने एसओपी से लिया है, अप्रूव्ड एसओपी से लिया है, जिसमें एक्सपीरियंस ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर के कुछ नंबर दिए गए हैं। अगर आपने सीधा सीवी उठा के सिर्फ नाम और उसका जैसे हम नॉर्मली सीवी बनाते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपके 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 70% डायरेक्टर को 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके दोनों डायरेक्टर यानी जितने भी डायरेक्टर हैं सब डायरेक्टर को 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो खुश हो जाइए दोस्तों। 15 नंबर हैं इस चीज़ के, 15 नंबर। तो आपको ये दिखाया गया है टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पीआरएन। तो पीआरएन को सबमिट करते वक्त एसओपी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आधार पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन होगा। इसलिए पीआरएन को बिना किसी जानकारी के अप्लाई मत कीजिए। अगर आपका पीआरएन आ भी गया तो भी आपको परेशानी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब उसके बाद आ जाइए दोस्तों सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप के अंदर 2 मेन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनिशियल स्क्रीनिंग और सेकंड पॉइंट है क्वालिटी अप्राइजल। और जो इन दोनों में पास हो जाएगा वो रिकमेंड टू पीएसी हो जाएगा, जो फेल हो जाएगा वो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात आपको जानना जरूरी है जो अभी तक शायद आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी में नहीं आई होगी, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब की बार DDU-GKY 1 ट्रेड 1 प्रोजेक्ट के हिसाब से चलेगा। यानी अगर आप एक हरियाणा के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कितने भी सिलेक्ट करें उस प्रपोजल के अंदर, पर ट्रेड आपको एक सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपको अलग ट्रेड लगाना है, अगर आपको अलग इसका मतलब है कि एप्लीकेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए पर प्रोजेक्ट एक स्टेट में अप्लाई कर पाएगा। लेट्स सपोज अगर आपने जीडीए का चुनाव किया है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का, तो आप हरियाणा में लगाना चाह रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप हिसार फतेहाबाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको लगाने हैं डिस्ट्रिक्ट लगाइए, पर ट्रेड एक होगी। अगर ट्रेड चेंज होगी तो प्रपोजल भी चेंज हो जाएगा। यानी आपको डबल बार इनिशियल स्क्रीनिंग और क्वालिटी अप्रेजल की फीस आपको भरनी होगी। और ये भी आप देख लीजिए, विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल प्रोजेक्ट सबमिटेड ऑन द सेम डे। यानी कि 1 टाइम फीस जो है आपको उसी दिन सबमिट करनी होगी, चाहे वो इनिशियल स्क्रीनिंग की फीस है, क्वालिटी अप्रेजल की फीस है। इसके बारे में स्टेट कुछ नहीं कहता, गाइडलाइन सिर्फ DDU-GKY की 2.0 वर्जन की फॉलो करनी है। फीस की बात करूँ तो मैं सब स्टेट्स में फीस स्टैंडर्ड है। इनिशियल स्क्रीनिंग की फीस 25,000 प्लस एप्लीकेबल GST। उसके अलावा सेकंड फीस क्वालिटी अप्रेजल की फीस जो कि 1,25,000 प्लस GST होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो भी आप उस प्रपोजल को दोबारा से फीस पे करके उसको रीसबमिट कर सकते हैं। कमियां जो थी उसको सुधार कर रीसबमिट जितनी बार चाहो उतनी बार सबमिट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि हम टेंडर लगा देते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता। नहीं दोस्तों, आप यहाँ देखिए कि टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या है। सबसे पहले मान लीजिए आपको आरएफपी पे जो लास्ट डेट दी गई है उस डेट पर आप अपने इनिशियल के और क्वालिटी अप्रेजल के दोनों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जब तक आरएफपी की डेट है स्टेट्स की गाइडलाइंस के अनुसार सबमिशन करने की, तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो इवैल्यूएशन एजेंसी है, वो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए 10 कैलेंडर डेज में आपको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट 30 डेज में आपका क्वालिटी अप्रेजल या तो अप्रूव करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, तभी जाकर आपको ये 5 साल का
करोड़ों का प्रोजेक्ट समझ आएगा। देखिए दोस्तों, जो लोग DDU-GKY में आज तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो लोग तैयार रहें। जब आपका क्वालिटी अप्रेजल के 30 डेज वर्किंग चल रहे होंगे उस दौरान DDU-GKY की टीम आपके हेड ऑफिस में विजिट करेगी। उसके बाद ही और विजिट के दौरान क्या करेगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए उनका ओरिजिनल वेरिफिकेशन करेगी कि आपने डॉक्यूमेंट्स एडिटेड तो सबमिट नहीं किए। जैसे आपकी सिविल, कंपनी की सिविल, टर्नओवर सर्टिफिकेट, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अगर आपने उन डॉक्यूमेंट में कोई फोर्जरी करी और समय पर आप उपलब्ध नहीं करा पाए तो जो टीम विजिट करेगी वो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल करने का अधिकार रखती है। अब 2 नाम और आपके आसपास घूमेंगे, जम्मू कश्मीर वाले मेरे भाई और जो ट्राइबल में काम करने वाले जो दोस्त हैं वो ध्यान से देखें कि 2 और प्रोजेक्ट DDU-GKY के हैं। तो टाइप ऑफ इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट DDU-GKY को तो सबने जान लिया, पर उसके अलावा रोशनी जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड एरिया और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिंक आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस पर चेक करके अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में प्रपोजल लगाते हो तो आपका प्रपोजल रोशनी में कवर होगा। और हिमायत तो मेरे सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी खासियत है इसमें आप जम्मू कश्मीर के अंदर आपको रूरल नहीं अर्बन लोग भी ले सकते हैं, आप बिलो पॉवर्टी नहीं, आप कोई भी पर्सन ले सकते हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और गिग एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा आप कर पाएंगे। अब आ जाइए स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का क्या काम होगा, यानी क्या स्टेप्स है जो स्किल एजेंसी को लेने हैं। सबसे पहले अंडरटेकर स्किल डिमांड स्टडी। देखिए, आप किसी भी स्टेट का प्रपोजल देखेंगे, मैं आपको कुछ स्टेट के प्रपोजल दिखाता हूं, तो उन स्टेट के प्रपोजलों में एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है। स्पेसिफिक नंबर में उन्होंने PWD की प्रेफरेंस, वोमेन की प्रेफरेंस, ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट, ट्राइबल के लिए, SC ST के लिए कुछ नंबर उन्होंने स्पेशल बताए हुए हैं कि हम इसमें देना चाहते हैं। और कुछ ने, जैसे कर्नाटका की बात करूं, केरला की बात करूं, तो स्पेसिफिक सेक्टर भी बताए गए हैं कि वो इन सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्किल डिमांड स्टडी करना पड़ेगा। उस डिमांड के अनुसार आपको लेटर ऑफ इंटेंट चाहिएंगे, प्लेसमेंट MOU चाहिएंगे जिन डिमांड्स में आप काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके अलावा समय समय पर जो टेक्निकल एजेंसियां हैं DDU-GKY 2.0 की, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे जिसमें आपको PFMS कैसे चलाना है, जिसमें आपको ट्रेनिंग एजेंसी कैसे चलानी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको नोटिस करनी होगी। उसके अलावा जब आप ये प्रोग्राम करेंगे तो उनमें समझाया भी जाएगा। तो लास्ट जो स्टेप होगा, आपको उन जो आपको बताया गया उन वर्कशॉप में उसके अनुसार अपना प्रोजेक्ट कौशल भारत के प्रोजेक्ट पर सबमिट करना होगा। कौन लोग एलिजिबल होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 4 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप 2 लोग एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल के लिए इंडियन ट्रस्ट, स्टेट की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एक्ट की प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी, SHG, इट फेडरेशन नेमली क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, ये सारे लोग एलिजिबल होंगे। उसके अलावा एक गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल है तो वो भी एलिजिबल होंगे। अगर कोई NGO अप्लाई करता है तो दर्पण पोर्टल पे नीति आयोग होना जरूरी है। और स्टार्टअप का सारी संस्थाएं 3 साल पुरानी होनी चाहिए, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी की। सिर्फ एक D कैटेगरी स्टार्टअप के लिए पुरानी संस्था नहीं भी चल जाएगी। 4 कैटेगरी होंगी दोस्तों। पहली कैटेगरी कैपिटिव एम्प्लॉयर,
दूसरी कैटेगरी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनको पिछले प्रोजेक्ट में अगर 50% से ज़्यादा प्लेसमेंट मिली है तो उनको क्वालिटी अप्रेजल से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट टारगेट के लिए कैपिटिव एम्प्लॉयर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किलिंग एजेंसी जिनका DDU-GKY में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो नंबर 3 कैटेगरी के अंदर आएंगी और नंबर 4 में सिर्फ स्टार्टअप आएंगे। तो जिन लोगों के पास स्किलिंग का अनुभव है वो सी में जाएं और जिन लोगों के पास बिल्कुल भी स्किलिंग का अनुभव नहीं है, सिर्फ अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई मत करें। अब कौन लोग ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं है? सबसे पहले वो लोग जो एलिजिबल नहीं है, अगर कोई DDU-GKY का पुराना PA जिसके पास रिकवरी अगर लगी हुई है तो वो एलिजिबल नहीं है। जिसने 50% से कम प्लेसमेंट की है वो लोग भी DDU-GKY में एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा अगर कोई PIA डिफ़ॉल्ट है अकाउंटिंग में, कोई TDS जमा कराने में, कोई GST जमा कराने में, इनकम टैक्स जमा कराने में, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। आप नहीं तो आपकी कोई सिस्टर कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगी। आप इसको छुपाइएगा मत, जो इवैल्यूएशन एजेंसी है बहुत शानदार है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। आपके पैन कार्ड से, आपके पुराने रिकॉर्ड से, इनकम टैक्स से, सब जगह से वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर पहले दूसरी कंपनी में था और वो कंपनी ने गड़बड़ की और अब वो दूसरी कंपनी में आ गया तो वो भी डिन नंबर से चेक हो जाएगा। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से चेक हो जाएगा। इसलिए आप अपने डायरेक्टर चेंज मत करें, और चेंज करें तो ये ध्यान रखें कि पुरानी ऐसी कंपनी में ना हो जहाँ पर ये ब्लैकलिस्ट हो गया हो। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्ट हुआ है वो भी नहीं है। और कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर को भूल जाइए, अब की बार ना कंसोर्टियम है ना ज्वाइंट वेंचर है। 4 तरह के जो एम्प्लॉयर होंगे उनमें कितना कितना प्रोजेक्ट या वो कितना कितना टारगेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को अधिकतम टारगेट कितना मिल सकता है। तो आप देखिए, कैपिटिव एम्प्लॉयर को एक बार में मैक्सिमम प्रोजेक्ट 5000 और जितनी उसकी लेबर है, मान लीजिए उसके 10,000 लोग हैं तो 40% तक उसके जो PSPFI में है विच एवर इज लोअर, यानी कि 5000 मैक्सिमम है। 3 साल के लिए प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा, बैच वाइज फंडिंग है। सेकेंड पॉइंट, प्रायोरिटी बी, ये वो लोग हैं जो पुराने काम कर रहे थे। अगर 50% से ज़्यादा प्लेसमेंट है तो इनकी जो है 10,000 तक की कैपेसिटी है, पर वन टाइम किसी भी स्टेट के अंदर ये 1200 से ज़्यादा नंबर इनको सेंक्शन नहीं किए जा सकते। 3 साल के लिए कोई भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा, बैच वाइज फंडिंग होगी। प्रायोरिटी सी में वो लोग हैं जो स्किलिंग के बादशाह तो हैं पर DDU-GKY स्कीम में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको मैक्सिमम 3000 नंबर 3 साल के लिए दिए जा सकते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट 1200 से ज़्यादा का नहीं होगा। और बैच वाइज फंडिंग होंगी, यानी कि कोई बैंक गारंटी नहीं है। पीरियड डी जो है, प्रायोरिटी अगर डी की बात करूं तो उनको वन टाइम में उनको 1200 नंबर तक का स्टार्टअप को प्रोजेक्ट दिया जा सकेगा। अब आ जाइए दोस्तों कि कोस्ट नॉर्म क्या है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो देखिए दोस्तों, आपका मिनिमम आवर्स जो है वो जॉब रोल का कितना होना चाहिए, वो 576 मिनिमम चाहिए। अगर 2 अब की बार आप 2 जो है ना, किसी भी 2 QP को पहले क्लब कर लेते थे हम लोग DDU-GKY स्कीम के अंदर। अगर आपका जॉब रोल 576 से ज़्यादा है तो अब आप क्लब नहीं कर पाएंगे, 576 से कम है तो आप क्लब कर पाएंगे। अब इसमें भी DDU-GKY में कैसे माना जाता है, इसमें एक कंटिन्यू पीरियड मिनिमम आपको 8 घंटे की ट्रेनिंग करानी होगी, 6 डेज़ का वीक होगा, एक वीकेंड आपको देंगे, और एक वो लोग जो पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ अलाउ है, वो नॉर्मल वर्किंग आवर से अलग काम कर पाएंगे। अब आ जाइए कॉस्ट नॉर्म्स के अनुसार। सर देखिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। देखिए कई जगह पर कैप लगाई हुई है कि आप 3 मंथ और मैक्सिमम 9 मंथ से ज़्यादा का कोर्स नहीं कर पाएंगे, तो वो RFP में आप देख लीजिए। जैसे राजस्थान में कैप लगाई हुई है फंडिंग के लिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा।
3 कैटेगरी जो हिंदुस्तान में कॉमन नॉर्म्स के हिसाब से चलती है। फर्स्ट 49, सेकंड 42, थर्ड 35.10। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 3 मंथ के कोर्सेज के लिए आपको जो दिखाई दे रहा है वो कैलकुलेशन है 576 की 49 से, 1152 की 49 से, 728 की 49 से और 2304 की 49 से। उसके अलावा अगर कोई स्पेशल एरिया अलाउंस है, अभी आपको इस स्क्रीन के बाद दिखाई देगा स्पेशल एरिया का क्या है, तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। यूनिफॉर्म का अगर 3 मंथ का कोर्स है तो एक बार एक यूनिफॉर्म के पैसे मिलेंगे, 6 मंथ है तो भी 1 के मिलेंगे, 9 मंथ में 2 के मिलेंगे। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट ये कैंडिडेट को जाएगा 7620 रुपये। उसके अलावा बोर्डिंग लॉजिंग, क्योंकि सब लोग रेजिडेंशियल में प्रेफरेंशियल है, तो एक्स कैटेगरी को 375 पर डे, वाई कैटेगरी को 315 पर डे, जेड सिटीज को 250, अदर को 220, जो ना एक्स में आता ना वाई में जेड आता। ट्रांसपोर्ट मिलेगा, नॉन रेजिडेंशियल अगर कोर्स है तो 11,700 रुपये ट्रांसपोर्ट का मिलेगा आने जाने का। वन टाइम ट्रेवल सपोर्ट 4500 रुपये मिलेगा। तो रेजिडेंशियल के लिए अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो अगर 3 महीने का कोर्स है तो बच्चे की फ़ीस 50,407 बनती है, और अगर मैं सारी चीज़ों को जोड़ दूं तो रेजिडेंशियल के लिए 1,09,000 रुपये बन जाएगा, और नॉन रेजिडेंशियल में 87,000 बनेगा 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए 1,74,000 और नॉन रेजिडेंशियल में 1,30,000। ज़्यादा फर्क नहीं है, पर रेजिडेंशियल प्रेफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए रेमुनेशन के लिए प्लेसमेंट में कितना कराना है। अगर 6 मंथ से कम का कोर्स है तो मिनिमम 10,000, स्टेट का मिनिमम वेजेज या 10,000, विच एवर इज मोर, यानी कि 10,000 से ज़्यादा कराना है, और 6 से 12 का है तो 15,000 रुपये में आपको करानी होगी। और अगर फॉरेन प्लेसमेंट कराते हैं तो 25,000 आपको कराना होगा, और 6 से 12 का कोर्स है तो भी 25,000। कैसे पेमेंट रिलीज होंगी? अब की बार 25-25 का कुछ नहीं है, PMKY में जैसे प्लेसमेंट आती थी वैसे ही आपको प्लेसमेंट आएगी। सबसे पहले आपको कैपिटिव एम्प्लॉयर को दिख रहा है, पहले 50% सेंक्शन बैच का 2 ट्रेंच में, फर्स्ट 30% आपको फ्रीजिंग करने के 10 दिन बाद, सेकंड आपको सिंपल सा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे 50% ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड आपको वही तरीका है, 70% आपको जो ट्रेन कैंडिडेट है उनके अपॉइंटमेंट लेटर देने होंगे और प्लस में सर्टिफाई कराना होगा। फोर्थ पेमेंट आपको जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी 70% कैपिटिव प्लेसमेंट की, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो 30% आपका होल्ड होगा 6 महीने के प्लेसमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इसी तरह से दोस्तों जो बाकी प्रोजेक्ट है BCD उनके लिए भी सेम है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वही 4 ट्रेंच होगी, 70% आपको ट्रेनिंग का, 30% आपको प्लेसमेंट का देना होगा। स्पेशल एरिया अलाउंस, स्पेशल एरिया अलाउंस के लिए एक तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जितने भी LWE हैं जो ME ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अगर जो दिए हैं वो सारे जो हैं 10% एक्स्ट्रा के लिए एलिजिबल होंगे। कौन सा कैंडिडेट नोट कर लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम एज 15 से 35 होगी। और एक स्पेशल कैटेगरी में अगर वो कैंडिडेट मैनुअल स्क्वेंजर या फिर विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग या फिर ग्रुप बाउंडेड लेबर, ट्रांसजेंडर है तो 45 तक की मैक्सिमम एज हो सकती है। और जो अपर कैटेरिया है वोमेन के लिए, इन सब के लिए 45 है। और बाकी जो यंग जनरेशन है रूरल की, वो BPL होना चाहिए और 15 से 35 की मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब की बार एक मेन पॉइंट है, जो लोगों ने DDGQI पहले से करा है वो अपने आप को अपस्किलिंग या रीस्किलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, परंतु उसको कोर्स के बाद कम से कम 12 मंथ की उसकी प्लेसमेंट वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। जो बच्चा आपने पढ़ाया था परंतु वो जॉब नहीं लग पाया था या उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। ट्रेनिंग मेथड 3 तरह के होंगे। एक ट्रेनिंग अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पे कराओगे, आपको पता है अगर आप इंडस्ट्री के अंदर OJT में ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो वो भी अब की बार एप्लीकेबल है। अप्रेंटिसशिप के रूप में कराना चाहते हैं तो वो भी ट्रेनिंग मानी जाएगी, बशर्ते उसको उसी संस्था में 12 महीने के लिए जॉब करनी होगी।
क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए आपकी स्क्रीन पर पूरा फर्नीचर, लेआउट, प्रैक्टिकल लैब, आईटी लैब, ट्रेनिंग एड एंड पैराफिल्स, फेस रिकग्नाइजेशन अटेंडेंस फॉर आ फायर फाइटर का इक्विपमेंट, फर्स्ट एड, कंट्रोल, पावर बैकअप, प्रोजेक्टर, हाई एक्सेस टू इंटरनेट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ये सारा आपको दिशल बोला गया है। जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वो एक डेजिनेटेड सीनियर ऑफिशियल जो क्यू टीम से, जो कि स्टेट की क्यू टीम से होगा, वो आकर चेक करेगा, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको हर बच्चे को टैबलेट देनी पड़ेगी। टैबलेट देना कंपलसरी है और टैबलेट के बिना वो टैबलेट बच्चा बाहर नहीं ले जा पाएगा, उसको उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही रखनी होगी, यानी कि वो टैबलेट बच्चे को देना जरूरी होगा। सारे खर्चे तो आप करोगे, एक टैबलेट आपको कंप्यूटर लैपटॉप के टाइप की आपको देनी होगी। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये कॉन्फ़िगरेशन अब की बार अप्रूव की गई है। इससे ऊपर की टैबलेट हर बच्चे पे होना जरूरी है। जितना आप टारगेट प्रपोज करेंगे जब टैबलेट खरीदेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर ध्यान रख लें, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन तो चलेगी, इससे नीचे की कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगी। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन का काम एनसीवीटी का है। एनसीवीटी की जो एमपैनल एजेंसी है वो एनसीवीटी की एमपैनल एजेंसी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन करेगी। सर्टिफिकेशन भारत सरकार का एनसीवीटी का ही रहेगा। तो उसके अलावा मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट कैसे होगी। सबसे पहले कैपिटिव आप समझ लीजिए कि अगर एक आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पेरोल पर उसको करता है तो वो आपको कैपिटिव प्लेसमेंट कराएगी। उसके अलावा अगर वो प्लेसमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है तो वो देखना होगा कि वो प्लेसमेंट मिनिमम वेजेज या 10,000 जो भी आपका हाई होगा उससे अबोव जाएगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हैं वो भी मान्य होगी, परंतु कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप करते हो बच्चों को प्लेस, तो जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होंगे उसके अनुसार उसको सैलरी बननी चाहिए। और प्लेसमेंट फॉरेन में होगी तो सिंपल सी बात है 25,000 की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। कैसे करनी है प्लेसमेंट? टोटल 70% करनी कंपलसरी है। 70% में पहली बात का तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, जिस डोमेन में आपने ट्रेनिंग कराई है प्लेसमेंट वहीं। सिलाई में ट्रेनिंग करा के कंप्यूटर ऑपरेटर प्लेस कराओगे, नहीं मानेंगे, इसलिए उसी ट्रेड में करना होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि ना जी हम तो अलग ट्रेड में कराएंगे, तो गवर्नमेंट को प्लेसमेंट से मतलब है। अब आपको जो मिनिमम 10,000 प्लेस कराना था वो सैलरी 12,000 होगी। अगर वो 15,000 मिनिमम सैलरी थी नॉर्म्स के अनुसार तो वो 18,000 सैलरी पे, यानी 20% एक्स्ट्रा पर करना होगा। ये भी एक टेबल के माध्यम से समझ लीजिए। 70% में से 50% टोटल कैंडिडेट का, यानी अगर 100 है तो 50 मेंबर आप वेज एम्प्लॉयमेंट में, 20 आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या गिग एम्प्लॉयमेंट। गिग एम्प्लॉयमेंट आप समझ लीजिए दोस्तों, गिग एम्प्लॉयमेंट होती है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, जैसे कमीशन जिसमें मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ओला में काम करने वाले को कमीशन मिलता है, जोमेटो स्विगी में काम करने वाले को कमीशन मिलता है, तो ये गिग एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर होंगे। तो आप 20% मैक्सिमम आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और गिग में कर सकते हैं, और 50% जो है वो आप किस में कर सकते हैं, आपको वेज करना पड़ेगा, वेज एम्प्लॉयमेंट में आपको जाना पड़ेगा। और अगर 50% से कम अगर आपने प्लेस किया तो पेनल्टी होगी, रिकवरी होगी और आपको आगे काम भी नहीं मिलेगा। तो इनिशियल लेवल पर आप छोटा टारगेट अप्लाई कीजिए ताकि आपको वो क्लियरिटी से समझ आ सके। धन्यवाद दोस्तों। पहली बार स्किल इको मार्ट में हम इतनी बड़ी वीडियो हमने बनाई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और तैयार रहें पार्ट 2 में। पार्ट 2 को देखने के बाद आपका सीना गदगद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप जान पाएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है या नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन पीएससी में रिकमेंड होगा या नहीं होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितने क्वालिफाइंग टोटल मार्क्स थे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मार्क्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब आप जानेंगे
पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।